मनीषा प्रजापति and I welcome you all these CA Point classes. Okay, तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके BCK का चैप्टर नंबर 6, ठीक है। और वन शॉट वीडियोस के थ्रू जो हम आपको सिलेबस कंप्लीट करवा रहे थे वो भी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आने वाली क्लासेस में हम आपके MTPs और RTPs सॉल्व करने वाले हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस चैनल पर आने वाली हैं, तो बने रहिए चैनल के साथ में, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आपका चैप्टर नंबर 6, दैट इज कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज, ठीक है। क्या क्या डिस्कस करेंगे हम इसमें, देखिए कुछ आपका स्टॉक मार्केट से रिलेटेड टर्म्स हैं, ठीक है, कुछ आपकी मार्केटिंग से रिलेटेड हैं, कुछ आपकी बैंकिंग से रिलेटेड है, तो उन सभी इंपॉर्टेंट टर्म्स को हम डिस्कस करेंगे। बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज ऐसी हैं जो आप लोगों ने सुन रखी हैं, कुछ अननोन नहीं है, ठीक है, और कुछ ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप हो सकता है आपके लिए थोड़ी अलग भी हो, तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफी इजी चैप्टर है। तो ज्यादा टाइम नहीं देना है इसको, वन शॉट के थ्रू भी, वन शॉट वीडियो के थ्रू भी अगर आप इस चैप्टर को कवर कर लेते हैं तो भी इनफ है, बहुत ज्यादा टाइम आपका कंज्यूम नहीं करेगा ये चैप्टर, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ फाइनेंस या फिर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड टर्म्स है जिनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपके सामने आ रहा है एजेंट। ओके, एजेंट का वैसे हम देखें तो हमारा डेली लाइफ रूटीन में एजेंट का मतलब अलग अलग जगह अलग अलग हो सकता है, पर अगर शेयर मार्केट में देखें तो एजेंट का मतलब हो गया जो आपकी ब्रोकरेज फर्म है, ठीक है। देखिए, अ ब्रोकरेज फर्म इज सेड टू बी एन एजेंट व्हेन इट एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट इन बाइंग और परचेजिंग ऑफ शेयर्स, ठीक है। यानी कि ब्रोकरेज फर्म क्या है, ऐसी फर्म है जो अपने क्लाइंट के बिहाफ में शेयर्स और सिक्योरिटीज को परचेज करती है। इसमें याद रखने लायक चीज क्या है कि कभी भी आपका जो एजेंट है वो आपके शेयर्स को या फिर सिक्योरिटीज को ऑन नहीं करता है, ठीक है। यानी कि मालिकाना हक उसके पास में कभी नहीं आता है, वो सिर्फ आपकी हेल्प कर रहा है, मतलब वो आपके सिर्फ बिहाफ में परचेज और सेल कर सकता है आपकी सिक्योरिटीज को, तो वो बंदा क्या है, एजेंट है, वो फर्म क्या है, एजेंट है। चलिए नेक्स्ट टर्म है आपकी अमोर्टाइज। अमोर्टाइज का मतलब हो गया जैसे आपकी गुडविल है, ठीक है, तो इंटेंजिबल एसेट है। अब अगर कोई टेंजिबल एसेट होती है तो हम क्या करते हैं, उसकी कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए डेप्रिसिएशन लगाते हैं, ठीक है, डेप्रिसिएशन लगाते चले जाते हैं और ऐसे करके उसकी कॉस्ट हम कम करते चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन गुडविल को यानी इंटेंजिबल एसेट को हम कैसे डेप्रिशिएट करें, तो उसके लिए हमारे पास में टर्म आती है अमोर्टाइज। यानी कि जैसे आपकी गुडविल है तो गुडविल की वैल्यू है मान लीजिए 100 रुपए, ठीक है। अब आपको 100 रुपए को किस तरह से दिखाना है, मान लीजिए हर साल आपको 10-10 रुपए जो है वो रिड्यूस करते चले जाना है, अगर आपको आपकी गुडविल की जो कॉस्ट है उसको, तो उसको हम बोलेंगे अमोर्टाइज, ठीक है। समझ में आ गया होगा, यानी कि हर साल आपको 10 रुपए का खर्चा दिखा देना है कुल मिला के, यानी कि बड़ा खर्चा है 100 रुपए का खर्चा है मान लीजिए, तो उसको क्या करना है, आपको टुकड़ों में बांट देना है और उसको डेप्रिशिएट करते चले जाना है, यानी कि 10-10 रुपए के हिसाब से हर साल आपको उसको दिखाते चले जाना है, वही हो गया आपका अमोर्टाइज, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एन्युटी। एन्युटी मतलब सिंपल भाषा में बोले तो इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। जैसे आप LIC वगैरह भी लेते हैं तो इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, ठीक है। एनुअल, वो आपकी एनुअल हो सकती है, मंथली हो सकती है, क्वार्टरली हो सकती है, तो वही चीज़ है। या फिर मान लीजिए आपको आईफोन लेना है लेकिन आपके पास में इतने सारे पैसे एक साथ में अवेलेबल नहीं, तो आप क्या करते हैं, उसको इंस्टॉलमेंट पे परचेज करते हैं, तो जो इंस्टॉलमेंट होती है उसी को हम एन्युटी बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज का मतलब हो गया कि इज एन परचेज एंड सेल ऑफ टू आइडेंटिकल कमोडिटीज और इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। एग्जाम्पल इसने क्या दिया है कि परचेज ऑफ गोल्ड इन वन नेशन एंड द साइमल्टेनियस सेल इन दी अनदर कंट्री, ठीक है। कहने का मतलब क्या हो गया, आर्बिट्रेज में क्या होता है, आप एक जगह से कोई चीज खरीद रहे हैं, मान लीजिए कोई चीज आपने 10 रुपए में खरीदी, ठीक है, और उसको 11 रुपए में सेल कर दी और 1 रुपया आपने क्या कमा लिया, बीच में प्रॉफिट कमा लिया। इसमें एग्जांपल क्या दिया है, गोल्ड का एग्जांपल दिया है कि आपने मान लीजिए कोई कंट्री है जिसमें गोल्ड जो है वो सस्ता है, ठीक है, आपको सस्ते में मिल रहा है तो आपने वहां से खरीदा और दूसरे देश में गोल्ड को बेच दिया और बीच में आपने मान लीजिए प्रॉफिट कमा लिया, ठीक है। तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लगाती है आपकी गवर्नमेंट इस एक्टिविटी पे, लेकिन ये इलीगल एक्टिविटी नहीं है, लीगल एक्टिविटी है। तो यानी कि एक जगह से सामान खरीदना और दूसरी जगह उसको सेल कर देना और बीच में अगर हम कुछ प्रॉफिट कमा लेते हैं तो उसको बोला जाता है आर्बिट्रेज, ठीक है। आ गया समझ। चलिए नेक्स्ट है आपका एसेट। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को एसेट मुझे समझाना चाहिए, ठीक है ना, आप 11th-12th पढ़ के आए हैं, आपको पता है करंट एसेट्स क्या होती हैं। आपका जो कैश है, ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल्स है, इन्वेंट्री है, ये आपका सारा करंट एसेट होता है, ठीक है। फिक्स एसेट भी आपको पता है, आपका लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, व्हीकल, इक्विपमेंट, फर्नीचर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये सब किस में आते हैं, आपके फिक्स एसेट में आते हैं।
ओके, इंटेंजिबल एसेट्स भी आपको पता है, आपके कॉपीराइट्स, ठीक है, पेटेंट्स या फिर आपकी जो गुडविल है, ये इंटेंजिबल एसेट है। इसमें आपको याद क्या रखना है कि जो आपकी इंटेंजिबल एसेट होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है। पूछा जा सकता है कि इंटेंजिबल एसेट शॉर्ट टर्म के लिए होती है या लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपको पता होना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए होती है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, ओके, नेक्स्ट है आपका आस्क या फिर ऑफर। द लोवेस्ट प्राइस एट विच एन ओनर इज विलिंग टू सेल हिज सिक्योरिटी। मान लीजिए मेरे पास में कोई शेयर है या कोई डिबेंचर है, कोई सिक्योरिटी है, कम से कम मैं उसको किस प्राइस पर सेल कर सकती हूँ। मैं अगले को ऑफर करती हूँ जो परचेज करने वाला है, तो कम से कम प्राइस जिसमें अपनी सिक्योरिटी सेल कर सकती हूँ उसको बोला जाता है आस्क या फिर ऑफर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑडिट, तो आपको पता ही है, ठीक है, सीए बनने जा रहे हैं, आप ही लोगों का काम है, आप ही लोग क्या करेंगे, कंपनी के जो अकाउंट्स होंगे उनकी ऑडिटिंग करेंगे। ऑडिट करने का मतलब हो गया कि केयरफुली जो फाइनेंस रिकॉर्ड है उनको केयरफुली रिव्यू करना, ठीक है, और उनकी एक्यूरेसी को वेरीफाई करना, ठीक है, उसी को बोलते हैं ऑडिटिंग, और ये आप लोग करने वाले हैं। चलिए, ओके, बैड डेट्स आप लोगों को अच्छे से पता है, यानी कि ऐसा लोन जो डूब गया है कंपनी का, या फिर मान लीजिए कोई बैंक है, ठीक है, किसी को उसने लोन दिया और लोन रिकवर नहीं कर पाया, तो वो कैसे दिखाएगा, उसका मतलब बैड डेट्स है, ठीक है। पता है आप लोगों को, बहुत इजी टर्म्स है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड होगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगी। बॉन्ड सिंपली क्या होता है, एक लॉन्ग टर्म प्रोमिसरी नोट होता है, ठीक है, उस पर क्या लिखा हुआ होता है, जैसे मान लीजिए एक प्रोमिसरी नोट होता है, उस पर लिखा हुआ होता है कि आपसे जितने भी पैसे हम लोगों ने लिए हैं वो हम आपको बाद में लौटा देंगे, ठीक है। बॉन्ड सिक्योरिटी है बेसिकली, ठीक है। ओके, बुक वैल्यू क्या होती है, बुक वैल्यू होती है आपकी टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटी, ठीक है। टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटी जब आप करेंगे तो आपकी बुक वैल्यू आ जाएगी, और ये एक्चुअल वैल्यू से अलग हो सकती है, बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए, नेक्स्ट है आपका ब्रेक इवन पॉइंट। पता है ना क्या होता है ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पे आपके जो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर है वो सेम हो जाते हैं, ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस की जो सिचुएशन होती है उसको हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। इजी है। चलिए, बजट बहुत ही नॉन टर्म है। बजट आपकी जो सरकार है वो भी तो बजट लेके आती है, उसमें क्या बताती है कि हमारे जो हैं वो इस ईयर के क्या प्लान है और कहाँ कहाँ हम कितना कितना खर्चा करने वाले हैं, तो उसी को बोलते हैं हम बजट। यानी कि बजट इज अ डिटेल्ड प्लान फॉर द फ्यूचर, ठीक। चलिए, नेक्स्ट है आपका बियर्स। सुना ना आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, एक बियर की फोटो आती है, एक वो बुल की फोटो आती है, शेयर मार्केट वाला जो पेज आता है न्यूज़पेपर में, देखा है ना आप लोगों ने। तो बियर का मतलब हो गया कि कुछ ऐसे मार्केट प्लेयर्स बैठे होते हैं मार्केट में जिनको लगता है कि शेयर्स या फिर जो सिक्योरिटीज हैं उनकी प्राइस कम होने वाली है, ठीक है, शेयर्स की प्राइस गिरने वाली है, मार्केट नीचे जाने वाली है, तो उनको बोला जाता है बियर्स। और कुछ ऐसे मार्केट प्लेयर्स भी मार्केट में होते हैं, बैठे होते हैं, जिनको लगता है कि शेयर मार्केट ऊपर जाने वाला है, ठीक है, यानी कि शेयर की प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, तो उनको बोला जाता है बुल। तो बुल और बियर मैंने आपको यहीं पर क्लियर कर दिया है, ठीक है। यह है आपका बेस प्राइस। बेस प्राइस क्या होता है, द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी एट द बिगिनिंग ऑफ द ट्रेडिंग डे, ठीक है। शेयर मार्केट में अगर आप लोग थोड़ा इंटरेस्ट लेते हो तो देखिए क्या होता है, आपका 9:15 बजे शेयर मार्केट ओपन हो जाता है, ठीक है। 9:15 से लेके 9:30 तक कुछ सेटलमेंट्स चलते हैं। जो बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, वो क्या या तो अपना कोई ऑर्डर है उसको कैंसिल कर रहे होते हैं या कुछ मॉडिफाई कर रहे होते हैं, यानी 9:15 से लेके, देखिए 9:15, ठीक है, 9:15 से लेके आपके 9:30 तक कुछ सेटलमेंट्स चलते हैं, ठीक है। 9:30 से आपका ट्रेडिंग डे शुरू हो जाता है, यानी कि आप जैसे मेरे जैसे जो नॉर्मल लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। और 3:30 बजे, ठीक है, आपका मार्केट जो है वो क्लोज हो जाता है। तो ये इस टाइम पीरियड में आपका शेयर मार्केट जो है ये इसका ट्रेडिंग पीरियड है। तो जब सुबह सुबह आपका शेयर मार्केट ओपन हुआ तब किसी पर्टिकुलर शेयर की क्या प्राइस थी, यानी कि बिगिनिंग ऑफ द ट्रेडिंग डे, उसको हम बोलेंगे ये क्या है, शेयर की बेस्ट प्राइस है, ठीक है। चलिए, और अगर मैं वर्किंग डे का बताऊं तो आपका शेयर मार्केट का वर्किंग डे है मंडे टू फ्राइडे, ठीक है, ये आपका ट्रेडिंग डे या वर्किंग डे आप बोल सकते हैं। और जो सैटरडे संडे है वो आपका वीकेंड है, वो आपका हॉलीडे रहता है, ठीक है। तो पूरी डिटेल मैंने आपको शेयर मार्केट से रिलेटेड दे दी है, बहुत सारी टर्म्स आएंगी, मैंने आपको एडवांस में समझा दी है। चलिए, बास्केट ट्रेडिंग आपको पता है, एक बास्केट है उसके अंदर हम बहुत सारी चीजों को रख सकते हैं, ठीक है। तो बास्केट ट्रेडिंग का मतलब हो गया एक साथ बहुत सारी कंपनीज के जब हम शेयर्स को परचेज कर लेते हैं और उस बास्केट में रख देते हैं तो उसको बोलते हैं हम बास्केट ट्रेडिंग, ठीक है। बियर मार्केट यानी कि जो स्टॉक्स के प्राइसेस हैं वो कंसिस्टेंटली क्या होने वाले हैं,
फॉल होने वाले हैं या फिर फॉल हो रहे हैं, यानी कि आपका मार्केट नीचे जा रहा है, शेयर्स के प्राइसेस गिर रहे हैं, तो उसको बोला जाता है बियर मार्केट। ठीक है। ब्लू चिप नाम सुना आपने, ब्लू चिप कंपनीज यानी कि शेयर मार्केट में लिस्टेड ऐसी कंपनीज जो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, बहुत लार्ज लेवल पे काम कर रही हैं, जिनकी बुक्स या फिर जिनकी बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, उनको बोला जाता है ब्लू चिप शेयर्स। ठीक है। और ये क्या करते हैं, कंसिस्टेंटली अपने जो शेयर होल्डर्स हैं इनको डिविडेंड भी पे करते रहते हैं, यानी बड़ी कंपनीज, ब्लू चिप कंपनी यानी बहुत बड़ी कंपनीज। ठीक है। अच्छी रेपुटेशन है उनकी मार्केट में, उनका फाइनेंस रिकॉर्ड अच्छा है, उनकी बैलेंस शीट अच्छी है। ठीक है। मतलब बहुत ही फाइनेंशियली साउंड कंपनीज होती है ब्लू चिप कंपनीज जो होती है। ठीक है ना। ओके। तो यहाँ पर आपको मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, इंडिया में यानी इंडिया की कौन सी कंपनी का शेयर सबसे महंगा है और उसकी प्राइस कितनी है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है। ये है देखिए आपका बिटा, या फिर आप इसको बेटा भी बोल सकते हैं, बिटा या फिर बेटा। यानी कि मान लीजिए आपके पास में कोई शेयर है या फिर कोई सिक्योरिटी है। ठीक है। उसका प्राइस है 10 रुपये और ये है आपका शेयर मार्केट। ठीक है। शेयर मार्केट इंडेक्स बोल दीजिए आप, या फिर शेयर मार्केट। तो ये क्या बताता है बेटा, रिलेशनशिप है कि भाई किस किस के बीच में रिलेशनशिप बिटवीन स्टॉक प्राइस ऑफ एनी पर्टिकुलर स्टॉक और मूवमेंट ऑफ होल मार्केट। ठीक है। मान लीजिए आपके पास में कोई शेयर है। ठीक है। जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रही है शेयर मार्केट, आपके शेयर का प्राइस बढ़ रहा है, जैसे जैसे मार्केट नीचे आ रही है आपका शेयर का प्राइस भी ड्रॉप हो रहा है। तो ये क्या है, जो रिलेशनशिप बीच में बताएगा ना आपके शेयर और जो मार्केट के बीच में, उसको बोलते हैं बीटा। इसका उल्टा भी हो सकता है जैसे जैसे शेयर मार्केट ऊपर जा रहा है आपके जो शेयर है उसकी प्राइस ड्रॉप भी हो सकती है। तो इन दोनों के बीच में, आपके शेयर के बीच में और शेयर मार्केट के बीच में जो रिलेशनशिप बताता है उसको बोलते हैं बीटा। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। ठीक है। नया टर्म है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। बिड यानी जो आप बोली लगाते हैं। ठीक है। बिड यानी सिंपली बोली। ठीक है। ब्रोकरेज फर्म और ब्रोकर शुरू में मैंने बता दिया था। ठीक है। जो एजेंट बताया था वही है आपकी ब्रोकरेज फर्म भी। ठीक है। बुल मार्केट भी मैं आपको बता सकती हूँ, मतलब बता चुकी हूँ। बुल मार्केट का मतलब हो गया कि कंसिस्टेंटली आपका जो स्टॉक मार्केट है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है। मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसको बोलते हैं कि बुल मार्केट चल रहा है अभी। ठीक है। ओके। बिजनेस डे, बिजनेस डेज भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि स्टॉक मार्केट जो है वो मंडे टू फ्राइडे हमारा बिजनेस डे होता है, ट्रेडिंग डे होता है, और वीकेंड्स आपके क्या होते हैं, सैटरडे संडे हॉलीडेज होते हैं। ठीक है। यहाँ पर लिखा है आपका बोनस। अब देखिए ये जो बोनस लिखा है ये आपका वो वाला बोनस नहीं है जो एम्प्लॉइज को मिलता है, वो वाला बोनस नहीं है। यहाँ पर बोनस से मतलब है कि कंपनीज काफी टाइम क्या करती हैं, अपने जो शेयर होल्डर्स है ना उनको कुछ बोनस शेयर्स दे देती हैं। तो ये उस बोनस की बात चल रही है। और जब कंपनीज मार्केट में बोनस शेयर्स इशू करती है ना तो बहुत ही खुशियों के दिन आ जाते हैं। ठीक है ना। ऐसा लगता है कि हाँ बहुत ही अच्छे दिन आने वाले हैं, इकोनॉमी बहुत ही बूस्ट हो रही है, ऐसा माना जाता है। ठीक है। ओके। यहाँ पर आपका बुक क्लोजर, बुक क्लोजर का मतलब हो गया कि डेट्स बिटवीन विच अ कंपनी कैप्ट इट्स रजिस्टर ऑफ मेंबर्स क्लोज फॉर अपडेटिंग प्रायर टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स और इश्यू ऑफ न्यू शेयर्स और डिबेंचर्स। देखिए कंपनीज क्या करती हैं, मान लीजिए डिविडेंड डिक्लेयर कर रही हैं। ठीक है। तो मान लीजिए 21 मार्च को कंपनी जो है वो डिविडेंड देने वाली है। तो कंपनी क्या डिक्लेयर करती है कि 9 मार्च तक जिन जिन शेयर होल्डर्स के पास में हमारी कंपनीज के शेयर होंगे उनको हम डिविडेंड देंगे। तो वो जो डेट है, मान लीजिए ये जो 9 मार्च मैंने बोला, ये क्या है आपकी बुक क्लोजर डेट है। यानी कि इस डेट तक अगर आपके पास में मतलब किसी कंपनी के शेयर्स हैं तो आपको क्या मिलेगा, डिविडेंड। मान लीजिए आपने 8 मार्च को ही खरीदा और 8 मार्च को बेच दिया, या मान लीजिए आपने पहले से खरीद रखा था लेकिन 8 मार्च को बेच दिया, तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। कहने का मतलब ये है। ठीक है। ब्रोकरेज मैंने आपको बता ही दिया था क्या होता है, कोई कमीशन होता है जो आपका ब्रोकर आपसे चार्ज कर रहा है, और सेबी बताएगा कि मैक्सिमम आप कितना चार्ज कर सकते हो। सेबी जो बता देगा, मान ली जो परसेंटेज सेबी आपको बता देगा, उससे ज्यादा कोई भी ब्रोकर आपसे ब्रोकरेज चार्ज नहीं कर सकता है। ठीक है। चलिए बुल बता चुकी हूँ मैं आप लोगों को, जब बियर बताया तो बुल भी बता दिया था। बिजनेस रिस्क क्या होता है, बिजनेस रिस्क का मतलब है कि हम बिना किसी डेट का यूज करें कोई बिजनेस चला रहे हैं तो हम उस बिजनेस को कितने टाइम तक चला सकते हैं, उसको बोला जाता है बिजनेस रिस्क। ठीक है। बायर यानी कि जो सिक्योरिटीज को परचेज कर रहा है, ठीक है, वही बायर है। चलिए कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट क्या होता है, देखिए जो आपका फाइनेंशियल मार्केट है, ठीक है, ये आपका फाइनेंशियल मार्केट। इसमें दो तरह के मार्केट आते हैं, एक तो आता है आपका मनी मार्केट, ठीक है, और एक आता है आपका फाइनेंशियल कैपिटल मार्केट। ठीक है। कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट जो होता है वो शॉर्ट टर्म का मार्केट है। ठीक है। यानी कि जहां से शॉर्ट टर्म के लिए हम डेट जो है वो बोरोइंग कर सकते हैं, जैसे कि आपका ट्रेजरी बिल हो गया,
ठीक है, कमर्शियल पेपर हो गया, कमर्शियल बिल हो गया, तो ये सारे किसके इंस्ट्रूमेंट है? आपके मनी मार्केट के। और आपके मनी मार्केट का रेगुलेटर कौन है, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, बता चुकी हूँ मैं अपनी क्लासेस में, ठीक है। कैपिटल मार्केट यानी कि जहां से हमें जहां पे लॉन्ग टर्म के लिए हमें मनी मिल सकता है, तो इसके अंदर कौन सी सिक्योरिटीज आती हैं? आपके शेयर्स, आपके इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स, ये सारे आपके कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है। तो कैपिटल मार्केट समझ में आ गया। चलिए, कैश बजट बहुत इजी है, ठीक है, कैश फ्लो को बताता है कितना पैसा आया कितना गया, ठीक है। क्रेडिट पीरियड, किसी को अगर मान लीजिए 2 साल के लिए लोन दे रखा है आपने, तो 2 साल क्या है? आपका क्रेडिट पीरियड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, क्लोजिंग प्राइस, ठीक है। क्लोजिंग प्राइस क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि सुबह 9:30 से लेके और 3:30 बजे तक आपका शेयर मार्केट जो है उसका बिजनेस डे होता है, या फिर कह दीजिए ट्रेडिंग सेशन होता है। हाँ, ट्रेडिंग सेशन होता है, कहने का मतलब आपका मार्केट जो है 9:15 खुल गया है, 9:30 से ट्रेडिंग शुरू हो गई है, 3:30 तक चलेगी। तो 3:30 बजे किसी शेयर की प्राइस कितनी है उसको बोला जाता है क्लोजिंग प्राइस, ठीक है। ठीक है, बेस प्राइस मैं आपको बता चुकी हूँ, और क्लोजिंग प्राइस का मतलब कि जब ट्रेडिंग सेशन खत्म हो रहा है, मार्केट क्लोज हो रहा है, उस समय आपकी सिक्योरिटी की प्राइस कितनी है, ठीक है। कमोडिटीज, देखिए शेयर मार्केट में शेयर्स के अलावा कमोडिटीज भी ट्रेड करी जाती हैं, तो इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड आपकी, कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, कुछ नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो उनको बोला गया है कमोडिटीज, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज। कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज क्या होती हैं? ऐसे सिक्योरिटीज या फिर डिबेंचर्स या फिर बॉन्ड्स, ठीक है, जिनको हम अदर सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास में किसी कंपनी के डिबेंचर्स हैं, ठीक है, तो अगर उस डिबेंचर में ये ऑप्शन है कि आप कुछ टाइम बाद में उसको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आपका कन्वर्टेबल सिक्योरिटी है, ठीक है। समझ में आ गया? आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए, ओके, कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है? एक तरीके से मर्जर बोल दीजिए आप, जब 2 या 2 से ज्यादा एंटाइटी या फिर एंटिटी मिल जाती हैं और बिजनेस करती हैं साथ में, तो उसको बोला जाता है कंसोलिडेशन। जैसे आपका वोडाफोन और आइडिया, ठीक है, तो कंसोलिडेशन है। क्रेडिटर्स, मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको क्रेडिटर्स बताना चाहिए, ठीक है। डिबेंचर्स भी आप लोगों को पता है, लॉन्ग टर्म लोन लेती है कंपनीज, ठीक है, लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट है ये, ठीक है, कैपिटल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, याद रखना। पता है आप लोगों को डिवेंचर भी क्या होता है, 11th-12th में पढ़ चुके हैं आप लोग, ठीक है। जो चीज़ें आपको पता है वो मैं नहीं बताऊंगी, डेटर्स नहीं बताऊंगी मैं आपको, ठीक है। आप लोग ही कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, पता है आप लोगों को। ओके, डिफेंसिव स्टॉक्स कौन से होते हैं? डिफेंसिव स्टॉक वो स्टॉक्स होते हैं जो हमेशा यानी कंसिस्टेंटली अपने शेयर होल्डर्स को क्या देते रहते हैं? डिविडेंड देते रहते हैं, और उनकी एक स्टेबल अर्निंग बनी रहती है उनके शेयर होल्डर्स की, उनको बोला जाता है डिफेंसिव स्टॉक, ठीक है। चलिए, डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास बता चुकी हूं और पता है आप लोगों को। डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है? देखिए, आपने एक लाइन सुनी होगी ना कि डू नॉट पुट योर ऑल द एग्स इन वन बास्केट, है ना। तो कहने का मतलब डाइवर्सिफिकेशन किस चीज का कर रहे हैं? हम अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, ठीक है। हमारा जो रिस्क है उसको हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। तो एक ही कंपनी के हम बहुत सारे अगर शेयर्स को परचेज कर लेंगे, तो मान लीजिए वो कंपनी अगर डूब गई या अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो हमारा तो पैसा मतलब खराब हो गया ना, मतलब डूब गया ना, बैड डेट्स हो गया ना, ठीक है, हमें तो नुकसान हो गया। तो कहने का मतलब एक ही कंपनी के शेयर्स नहीं, बहुत सारी मल्टीपल कंपनीज के जब हम शेयर्स हमारी बास्केट में डाल के रखते हैं, ताकि हमें ये लगे कि एक सेक्टर अगर अच्छा परफॉर्म नहीं भी करता है, एक कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं भी करेगी, तो दूसरी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर लेगी। तो रिस्क को डाइवर्सिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं? बहुत सारी कंपनीज के शेयर्स को अपने पास में परचेस करके रखते हैं, उसी को बोला जाता है रिस्क को डाइवर्सिफाई करना, ठीक है। डिफरेंट सेक्टर्स के या डिफरेंट कंपनीज के हम अपने शेयर्स को जो है वो परचेज करके रखते हैं। चलिए, नेक्स्ट है आपका डिविडेंड, लाभांश। वैसे तो पता है आप लोगों को, ठीक है, कंपनी अपनी अर्निंग्स का कुछ हिस्सा क्या करती है? शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है, वही आपका डिविडेंड है, जानते हैं आप लोग। चलिए, नेट वर्थ, ठीक है, इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। टोटल इक्विटी इज कॉमन इक्विटी प्लस प्रिफर्ड स्टॉक, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्सचेंज रेट सुना है, मतलब $1 के बदले हमें कितने रुपए, कितना इंडियन रुपी देना पड़ेगा, ठीक है, वही आपका एक्सचेंज रेट है, ठीक है। कितना चल रहा है एक्सचेंज रेट आज की डेट में, आप लोग गूगल करके मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। फेस वैल्यू यानी कि किसी भी शेयर्स की या फिर किसी भी सिक्योरिटी की फेस वैल्यू क्या है, यानी कि उसके ऊपर क्या अमाउंट लिखा हुआ है। मान लीजिए कोई शेयर है, उसके ऊपर लिखा हुआ है 10 रुपये, तो 10 रुपये क्या उसकी फेस वैल्यू है। अब कंपनी पे डिपेंड करता है, काफी टाइम कंपनीज जो है वो प्रीमियम अमाउंट में अपने शेयर्स को इशू करती है, काफी टाइम डिस्काउंट रेट पे इशू करती है, तो कंपनीज पे डिपेंड करता है। फेस वैल्यू यानी कि क्या अमाउंट आपके शेयर का एक्चुअल में उस पर लिखा हुआ है, ठीक है।
फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आपके शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ठीक है, यही सिक्योरिटीज। फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी, ठीक है, बता चुकी हूँ आप लोगों को। गवर्नमेंट बॉन्ड्स, बॉन्ड्स बता दिया था, अगर गवर्नमेंट आपकी जो है गवर्नमेंट वो अगर बॉन्ड्स को इशू करती है तो आपके गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, ठीक है। इनकम स्टॉक, इनकम स्टॉक कौन से होते हैं? अ सिक्योरिटी विच हैज सॉलिड रिकॉर्ड ऑफ डिविडेंड पेमेंट, ठीक है, डिविडेंड पेमेंट का बहुत ही सॉलिड रिकॉर्ड है और बहुत ही हाई अमाउंट में, ठीक है, अगर डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है तो उसको कोई स्टॉक है जो बहुत ही हाई लेवल का अगर डिविडेंड जो है वो डिक्लेयर करता है तो उसको, उसका रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है, मतलब करता रहता है वो डिविडेंड डिक्लेयर, तो उसको बोला जाता है इनकम स्टॉक। यानी उससे क्या हो रही है, आपका जो शेयर होल्डर है उसको इनकम हो रही है, ठीक है। इंडेक्स निफ्टी 50 आपका, ठीक है, सेंसेक्स 30 इंडेक्स बता चुकी हूँ मैं आपको, पिछली क्लास में मैंने बहुत अच्छे से समझाया था आपको। आईपीओ, ठीक है, जब कोई कंपनी शेयर मार्केट में फर्स्ट टाइम अपने कंपनी के शेयर्स को लॉन्च करती है, लेकर आती है, वो क्या है आपका आईपीओ, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है, फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट है लिक्विडेशन। लिक्विडेशन का मतलब हो गया कि कंपनी, देखिए, लिक्विडेशन अकर व्हेन द एसेट ऑफ द डिवीजन आर सोल्ड ऑफ पीस मील, ये इंपॉर्टेंट है, पीस मील। हम क्या कर रहे हैं, कंपनी लिक्विडेट हो रही है तो हम टुकड़ों में उसकी एसेट को सेल कर रहे हैं और उसको कन्वर्ट कर रहे हैं कैश में, इसीलिए इसको बोला गया है लिक्विडेशन, ठीक है। लिस्टेड स्टॉक्स, आपके शेयर मार्केट में जो लिस्टेड स्टॉक्स हैं, ठीक है, जो कंपनीज ट्रेड करती हैं वो लिस्टेड, मतलब स्टॉक एक्सचेंज के पास में जो लिस्टेड कंपनीज है उनको लिस्टेड शेयर्स बोला जाता है, लिस्टेड स्टॉक बोला जाता है। चलिए मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट में आपके कितने शेयर्स गए हुए हैं, इशू कर रखे हैं आपने, और उनकी टोटल वैल्यू कितनी है, मार्केट कैपिटलाइजेशन, ठीक है। मनी मार्केट समझा चुकी हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है, शॉर्ट टर्म की बोरोइंग्स मिलती है आप लोगों को वहाँ से। म्यूचुअल फंड क्या होता है? देखिए म्यूचुअल फंड क्या होता है, मान लीजिए मुझे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, लेकिन मुझे इतनी, या तो मेरे पास में टाइम नहीं है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का, या फिर मुझे नॉलेज नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, एक्सपर्ट्स के पास जाऊंगी और उनको बोलूंगी कि ये मेरे पैसे हैं, ठीक है, आप रखिए, आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दीजिए, ठीक है, और जो भी रिटर्न आएगा उसमें से कुछ कमीशन आप रख लेना, ब्रोकरेज आप रख लेना और रिटर्न मुझे दे देना। तो मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है, तो मान लीजिए 100 लोग हैं मेरे जैसे जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन जिनको नॉलेज नहीं है या फिर टाइम नहीं है, तो हम किसी फर्म के पास में जाएंगे, मान लीजिए जैसे बहुत सारी फर्म्स आपकी HDFC म्यूचुअल फंड, ICICI म्यूचुअल फंड, इनके पास हम जाएंगे और हम बोलेंगे कि हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, ठीक है, आप ये हमारा पैसा रखिए, ठीक है। 100 लोग मिलके गए, हमने बोला कि मतलब हमारे पैसे आप रखिए, आगे इन्वेस्ट कर दीजिए, रिटर्न हमको दे दीजिए, बीच में आप क्या रख लीजिए, अपना ब्रोकरेज या कमीशन रख लीजिए, तो इसको बोला जाता है म्यूचुअल फंड। ऐसे 100 लोग रियल में मिलके नहीं जाते हैं, सब लोग मतलब कुल मिला के जैसे SIP वगैरह लेते हैं ना हम, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान वगैरह, तो ये म्यूचुअल फंड का ही हिस्सा है, ठीक है। यानी कि जिनको नॉलेज नहीं है शेयर मार्केट की, वो डायरेक्ट पैसा नहीं लगा सकते, तो वो किसी फर्म के थ्रू पैसा लगवाते हैं, एक्सपर्ट्स के थ्रू, ठीक है, उसको बोला जाता है म्यूचुअल फंड। वन साइडेड मार्केट, यानी कि या तो मार्केट जो है वो धड़ धड़ गिर रहा है या फिर बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा है, ठीक है, वन साइडेड बोलते हैं ना, वन साइडेड हो गया मार्केट। तो चलिए पोर्टफोलियो पता है आप लोगों को, ठीक है। प्री ओपनिंग सेशन में आपको बता चुकी हूँ कि 9 बजे से लेके 9:15 बजे का जो टाइम होता है वो उसको बोलते हैं, ठीक है, प्री ओपनिंग सेशन बोलते हैं इसको। सिक्योरिटीज अगेन आपका स्टॉक, बॉन्ड और आपके जो मतलब डिबेंचर्स वगैरह हो गए ना वो। स्टॉक आपने जो सिक्योरिटी परचेज कर रखी है उसका सर्टिफिकेट, ठीक है। चलिए तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज थी आपकी शेयर मार्केट से रिलेटेड। अब हम डिस्कस करेंगे मार्केटिंग से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज को। सबसे पहले है आपका एडवर्टाइजिंग कैंपेन। ऐसा कैंपेन चलाना जिसके अंदर क्या हो रही है, आपकी प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजिंग हो रही है। इजी है, ठीक है। एडवर्टाइजिंग आप सब लोगों को पता है, जो आप टीवी पे वगैरह देखते हैं ना, एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं आपको मेल्स भी रिसीव होते हैं, मैसेजेस भी आते हैं, ठीक है, सारा एडवर्टाइजमेंट है। आफ्टर सेल सर्विसेज का मतलब हो गया है आपकी जो गारंटी वारंटी की सर्विसेज है, ये आफ्टर सेल सर्विसेज है, ठीक है। एजेंट, देखिए वो एजेंट मैंने बताया था स्टॉक मार्केट के लिए ब्रोकरेज वाला, ठीक है। यहाँ पर एजेंट क्या है, जैसे मान लीजिए ये मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, मैन्युफैक्चरर से माल प्रोड्यूस होके कहाँ जाएगा, एजेंट के पास जाएगा, ठीक है, उसके बाद में होलसेलर के पास जाएगा, उसके बाद में रिटेलर के पास में जाएगा, उसके बाद में कंज्यूमर के पास जाएगा। तो इट इज अ पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। कहाँ पे एग्जिस्ट करता है आपका एजेंट, यहाँ पर,
ठीक है, होलसेलर से पहले आता है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बैरियर टू ट्रेड का मतलब हो गया कि आप कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन उसके अंदर आपको कुछ डिफिकल्टीज आ रही हैं, ठीक है, तो वो बैरियर टू ट्रेड हो गया। इसमें एग्जांपल भी दिया आपको है, टैक्स ऑन इंपोर्ट्स, ठीक है, तो ये कोई बैरियर हो सकता है, ठीक है। ब्रांड क्या होता है कि कोई नेम हो सकता है, ब्रांड नेम, कोई सिंबल हो सकता है, कोई डिज़ाइन, कोई लोगो या फिर पैकेजिंग हो सकती है जिसको देख के हम बता सकते हैं कि ये पर्टिकुलर चीज़ इस ब्रांड की है। जैसे आपका नाइकी हो गया, ठीक है, एडिडास हो गया, या फिर मान लीजिए अगर बहुत ही ईजी एग्जांपल तो क्लिनिक प्लस, तो प्लस बना हुआ है वो बॉटल के ऊपर शैम्पू की, मतलब ये क्लिनिक प्लस है, ठीक है। नेस्ले है तो नेस्ले के आप अगर देखें ब्रांड में तो वो चिड़िया टाइप बनी हुई होती है, गुड फूड गुड लाइफ वाली, ठीक है। और भी जैसे नाइकी का वो राइट का निशान बना हुआ होता है, तो कहने का मतलब ये सब क्या है, ब्रांड है, ठीक है। ब्रांड लॉयल्टी का मतलब हो गया, मैं हमेशा नाइकी के शूज पहनती हूँ, हमेशा एडिडास की ही टी शर्ट्स पहनती हूँ, ब्रांड लॉयल्टी, ठीक है। ब्रांड रिकॉग्निशन ब्रांड रिकॉग्निशन क्या मतलब क्या हो गया कि जैसे इसको बोल सकते हैं कस्टमर की अवेयरनेस, ठीक है। जो एक पर्टिकुलर ब्रांड है उसकी रिकॉग्निशन का मतलब हो गया कस्टमर की अवेयरनेस उस ब्रांड को लेके, ठीक है, सिंपल सा मीनिंग है। चलिए, बिजनेस पोर्टफोलियो क्या होता है? बिजनेस पोर्टफोलियो इज द कलेक्शन ऑफ बिजनेस एंड प्रोडक्ट दैट मेकअप द बिजनेस, ठीक है। अब जैसे कि आपका टाटा है, ठीक है, तो टाटा एक कंपनी है और बहुत सारे फील्ड में काम कर रही है। आपका टाटा नमक भी आता है, ठीक है, इसकी टी भी बनती है और इसकी ताज होटल्स भी हैं, टाटा मोटर्स भी हैं। तो एक ही ब्रांड है और उसके अंदर ही हम क्या बहुत सारी बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं, तो आपका बिजनेस पोर्टफोलियो, ऐसे रिलायंस भी है आपका, ठीक है। बिजनेस टू बिजनेस आपका B2B पता है आप लोगों को। बाइंग बिहेवियर क्या होता है? देखिए, आप किसी चीज को परचेज करने के लिए गए, ठीक, और उस चीज को परचेज करने के लिए आप लोग शॉप पे गए और उस चीज को परचेज करने से पहले आपके दिमाग में जो चीजें चल रही हैं, खरीदूं नहीं खरीदूं, अच्छी है नहीं है, क्वालिटी कैसी होगी, यानी खरीदने के लिए आप गए और आपने वो चीज खरीदी, उस टाइम के बीच में आपके दिमाग में जो भी चीजें चल रही हैं उसको बोला जाता है बाइंग बिहेवियर, ठीक है। कैश डिस्काउंट बहुत अच्छे से जानते हैं आप लोग, बार्गेनिंग करते हैं और कैश डिस्काउंट लेके आते हैं शॉपकीपर से। कॉम्पिटिटिव पोजीशन का मतलब हो गया, आपका मान लीजिए दो कॉम्पिटिटर्स हैं, आपका कोको कोला और पेप्सी, तो कोको कोला की क्या पोजीशन है पेप्सी के कंपेयर में, वो हो गई कॉम्पिटिशन पोजीशन, ठीक है। कंज्यूमर मार्केट, आप जैसे मेरे जैसे लोग जो हैं वो अपने लिए या फिर अपनी फैमिली के लिए प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं, तो वो हो गया आपका कंज्यूमर मार्केट, ठीक है। कॉर्पोरेट कल्चर में क्या आता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, क्या क्या आता है इसमें, इसकी वैल्यूज, कंपनी की बिलीव्स, ठीक है, बिजनेस के प्रिंसिपल्स, ट्रेडिशंस, ठीक है, यानी इंटरनल एनवायरनमेंट आता है कुल मिला के, जो कंपनी का इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको बोला जाता है कॉर्पोरेट कल्चर। चलिए, कस्टमर डिमांड, जो नॉर्मल डिमांड मैंने समझाई थी वही डिमांड है, और कस्टमर की नीड भी मैं आपको समझा चुकी हूँ, नीड डिमांड ये सारे हम डिमांड वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। कस्टमर सेटिस्फिकेशन भी हम डिमांड वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। कस्टमर की वांट्स को भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, बहुत ही डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया है, अगर वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, ठीक है। डिफरेंशिएशन का मतलब हो गया कि आपका प्रोडक्ट कैसे अलग है दूसरों से, दैट्स इट, ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन। डायरेक्ट मार्केटिंग, ठीक है, ये आपका मैन्युफैक्चरर है और ये आपका कस्टमर है, बीच में कोई नहीं है, ना कोई होलसेलर है, ना कोई रिटेलर है, ना कोई एजेंट है, बोलेंगे डायरेक्ट मार्केटिंग, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में आपको बता चुकी हूँ कौन कौन हो सकता है, पहले आपका मैन्युफैक्चरर होगा, ठीक है, उसके बाद में आपका डिस्ट्रीब्यूटर होगा, उसके बाद में होलसेलर होगा, रिटेलर होगा, ठीक है, फिर आपका कंज्यूमर होगा। तो ये जो चैन बन रही है इसी को बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हो गया आपका डाइवर्सिफाई, ठीक है, समझते हैं ना वर्ड को आप, डाइवर्सिफाई को, कि कंपनी इंक्रीज द रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, अपनी रेंज को बढ़ाती है, डाइवर्सिफाई कर देती है अपने गुड्स एंड सर्विसेज की जो रेंज है उसको, तो उसको बोला जाता है डाइवर्सिफिकेशन। ई कॉमर्स सब लोग जानते हैं, परचेज करते हैं, अमेजोन से सामान परचेज कर रहे हैं, ठीक है, फ्लिपकार्ट से खरीद कर रहे हैं, तो वही ई कॉमर्स आपका, ठीक है, अमेजोन फ्लिपकार्ट एग्जाम्पल है ई कॉमर्स के। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वाले चैप्टर में बहुत ही डिटेल में समझाया है मैंने, वापस नहीं समझाऊंगी, वीडियो देख लीजिए आप लोग जाके, ठीक है, सब कुछ पढ़ चुके हैं हम लोग। ओके, FMCG यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जो आप रूटीन में काम में नहीं लेते, शैम्पू हो गया, ठीक है, मैगी खा रहे हैं, ठीक है, टूथपेस्ट काम में ले रहे हैं, साबुन काम में ले रहे हैं, इनको बोला जाता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ठीक है।
फोकास्टिंग करना मतलब फ्यूचर को फोकास्ट करना, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या फोकास्ट करते हैं, डिमांड्स को, ठीक है, कितनी डिमांड होने वाली है उसकी फोकास्टिंग करना, ठीक है। इनोवेटर्स जो मार्केट में कुछ नया प्रोडक्ट लेके आते हैं, कुछ नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करते हैं, कुछ नए फीचर जो है वो अपने प्रोडक्ट में लेके आते हैं, वो इनोवेटर्स हैं, ठीक है। जॉइंट वेंचर्स का मतलब हो गया कि दो या दो से ज़्यादा कोई फर्म है, एंटाइटीज हैं, ठीक है, किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए, किसी पर्टिकुलर मिशन के लिए एक साथ में आती हैं, अपने टारगेट्स को अचीव करती हैं, ठीक है। यानी दो या दो से ज़्यादा एंटाइटीज हैं, ठीक है, किसी पर्टिकुलर मिशन के लिए या पर्टिकुलर काम के लिए एक साथ में आती है, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, ठीक है, ऑपरेशंस करती हैं, और उसके बाद में जब हमें टारगेट अचीव हो जाते हैं तो वापस अपना अपना काम करना शुरू कर देती हैं, तो उनको बोला जाता है जॉइंट वेंचर, ठीक है। नेक्स्ट आपका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स पता है आप लोगों को, बहुत ही सिंपल है। मार्केट लीडर, पेप्सी जो है वो अपने मार्केट का लीडर है, यानी कि जो सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह आती हैं उनमें लीडर है, ठीक है, अपने मार्केट का लीडर होना। मार्केट रिसर्च का मतलब हो गया रिसर्च करवाना मार्केट में कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं बिजनेस, हमारे बिजनेस के लिए क्या थ्रेट्स हैं, क्या वार्निंग्स हैं, ठीक है, हमारा तो ये सब का किसमें आ गया, मतलब बेसिकली रिसर्च करना आपका मार्केट रिसर्च में आता है, ठीक है। ओके, मार्केट शेयर, मार्केट शेयर का मतलब हो गया कि अ मार्केट दैट इज हेल्ड बाय वन ब्रांड, वन प्रोडक्ट और अ कंपनी, ठीक है। इतना सारा बिस्किट मार्केट में बिक रहा है, पार्ले जी का कितना बिक रहा है, तो पार्ले जी का मार्केट शेयर है, ठीक है। मार्केटिंग आप लोगों को अच्छे से पता है क्या होती है, ठीक है, जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है वहां से लेके आफ्टर सेल तक की जो प्रोसेस होती है, इसमें जितनी भी एक्टिविटीज इन्वॉल्व है सारा मार्केटिंग में आता है, ठीक है। मार्केटिंग मिक्स, इसके अंदर आते हैं आपके 4 P's ऑफ मार्केटिंग, दैट इज प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है 4 P's ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। और इन केस ऑफ सर्विसेज आपके 7 P's ऑफ मार्केटिंग होते हैं, 3 और ऐड हो जाएंगे आपके, पीपल, ठीक है, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस, ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। मार्केटिंग प्लान, इन 4 P's को मिला के आपने जो प्लान बनाया वो आपका मार्केटिंग प्लान है। मर्जर बता चुकी हूँ मैं आपको, दो या दो से अधिक कंपनीज क्या करती हैं, एक साथ में मिलके काम करना शुरू कर देती हैं। वोडा आइडिया का मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि वोडाफोन और आइडिया एक साथ में आके काम कर रहे हैं, मर्जर है, ठीक है। प्राइस, किसी भी चीज की प्राइस, ठीक है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, एक ही प्रोडक्ट के अलग अलग कस्टमर से अलग अलग चार्जेस जो है वो वसूल करना, ठीक है। मोनोपोली मार्केट मैंने आपको समझाया था बहुत अच्छे से, नहीं देखी है वीडियोस जाके देखिए, सब कुछ पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है। ओके, प्राइस स्कीमिंग क्या होता है, देखिए 2 प्राइस स्ट्रेटजीज होती हैं, एक तो होती है आपकी प्राइस पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी, एक होती है स्कीमिंग। पेनिट्रेट करने का मतलब अपना प्रोडक्ट बहुत ही चीप रेट पे लॉन्च करना और मार्केट में पेनिट्रेट कर जाना, उसके बाद में धीरे धीरे भले प्राइस बढ़ा दो। प्राइस स्कीमिंग का मतलब होता है कि हाई प्राइस के ऊपर ही अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना, जैसे कि आपका एप्पल, ठीक है, आईफोन वगैरह जितने भी आपके लॉन्च हो रहे हैं हाई प्राइस पे लॉन्च हो रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, प्राइस स्कीमिंग कर रहे हैं, ठीक है। प्राइस पेनिट्रेशन का क्या एग्जाम्पल है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स जानते हैं आप लोग, स्टेक होल्डर्स भी मैं बता चुकी हूँ, हमारी क्लासेस में मैंने बता दिया है। स्ट्रेंथ भी मैंने पढ़ा दिया था, कंपनी की इंटरनल होती है, देखिए स्ट्रेंथ और वीकनेस कंपनी की इंटरनल होती है, ठीक है, और थ्रेट्स और जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो आपकी एक्सटर्नल होती हैं, ठीक है, बता चुकी हूँ, सब कुछ पढ़ा चुकी हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। ओके, टेली मार्केटिंग पढ़ चुके हैं हम लोग। टेस्ट मार्केटिंग, देखिए टेस्ट मार्केटिंग का मतलब हो गया कि डायरेक्ट अपना प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च नहीं करके एक पर्टिकुलर किसी ज्योग्राफिकल एरिया में हमने उसको लॉन्च किया टेस्ट करने के लिए कि कस्टमर का रिस्पॉन्स क्या रहता है, तो उसको बोलते हैं हम टेस्ट मार्केटिंग। चलिए, थ्रेट्स और वीकनेस पढ़ चुके हैं हम लोग, पिछले चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ा है, जाके वीडियोस देख लीजिए आप लोग, सब कुछ पढ़ा चुकी हूँ मैं। ओके, तो मार्केटिंग से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजीज थी हम लोगों ने डिस्कस कर ली। बैंकिंग से रिलेटेड क्या क्या टर्म्स है हमारे सामने, एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट करना, एक्सेप्टिंग हाउस, आपके जो चेक वगैरह हैं या कोई सर्टिफिकेट्स हैं वो जो एक्सेप्ट करने वाली एजेंसीज हैं, ठीक है, एक्सेप्टिंग हाउस हो गए आपके। अकाउंट बैलेंस, आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है वो आपका अकाउंट बैलेंस हो गया, ठीक है। ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस का मतलब हो गया जैसे आप चेक वगैरह लगाते हैं ना बैंक में, चेक तो आपका क्लियर होता है, तो वो
मतलब दो बैंक हैं उनके बीच में आपस में जो चेक ट्रांसफर हुए उनको क्लियर करने के लिए मतलब है सिस्टम, ऑटोमेटिक है, तो उसको बोला जाता है ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। ठीक है, उसके थ्रू आपके चेक वगैरह सब क्लियर हो जाते हैं, आपको पैसे मिल जाते हैं। किसी अदर बैंक का चेक भी है तो आप दूसरे, अगर किसी बैंक में आपका खाता है वहां जाके भी दोगे तो आपको पैसा दे देंगे। ठीक है, आपका जो ये है ना ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, ये सेटलमेंट कर देता है बैंकों को आपस में। ठीक है, एटीएम बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, वैसे इसकी तो फुल फॉर्म ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंफ्यूज कर देते हैं, ऑटोमेटिक लिख देते हैं वो लोग, तो आप लोग सोचते हैं अच्छा ऑटोमेटिक टेलर मशीन था, ऑटोमेटेड था, कंफ्यूज हो जाते हैं। याद रखना ऑटोमेटेड टेलर मशीन से। बैंक अकाउंट, आपका खाता जो बैंक में है। बैंक रेट का मतलब हो गया कि लॉन्ग टर्म के लिए जो लोन दिए जाते हैं उनके ऊपर बैंक रेट का मतलब है लॉन्ग टर्म के लोन के लिए जो इंटरेस्ट मतलब वसूल किया जाता है उसकी जो रेट होती है उसको बोलते हैं बैंक रेट। ठीक है, और कैश रिजर्व, जैसे मान लीजिए आपके अकाउंट में कितना कैश पड़ा है जो आप कभी भी विड्रॉल कर सकते हैं, उसको बोलते हैं कैश रिजर्व। ठीक है, बैंक रेट जो है वो लॉन्ग टर्म के लोन की इंटरेस्ट रेट है, और एक आपकी टर्म आएगी रेपो रेट, वो है शॉर्ट टर्म के लोन के लिए। ठीक है, दोनों ही बता चुकी हूँ मैं। कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ते थे हम, छोटे बच्चे थे तब। ठीक है, ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है, वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। डेबिट कार्ड, आपके जो एटीएम है, पता है आप लोग यूज भी करते हैं। ठीक है, डिपॉजिट स्लिप, आप बैंक में गए एक स्लिप फिल करते हैं ना, मतलब पैसे भी अगर जमा करा रहे हैं तो काफ़ी बैंक्स में आपको जाके स्लिप फिल करनी होती है, कुछ ऐसी दिखती है। ठीक है, डिपॉजिट स्लिप। डिपॉजिटर, आप पैसा अपने खाते में जमा कराने गए, आप डिपॉजिटर हैं, अपने अकाउंट में पैसा जमा करा रहे हैं। ठीक है, ओके। डेट रीपेमेंट पता है आप लोगों को। ठीक है, और क्लासेस में बता भी चुकी हूँ मैं आप लोगों को। ई कैश का मतलब हो गया कि आप जो ये पेटीएम से पे करते हैं, ठीक है, यूपीआई वगैरह, आपका गूगल पे वगैरह जो है आपका ई कैश है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कैश बोला जाता है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं डिजिटल कैश। एक्सपायरेशन डेट क्या होती है, किसी भी चीज़ की एक्सपायरी, मान लीजिए कोई चेक है या कोई डॉक्यूमेंट है तो उसकी एक्सपायरी डेट। ठीक है, एजुकेशन लोन क्या होता है, जो आपका स्टूडेंट लोन होता है। याद रखने लायक चीज़ ये है कि इस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ये आपका लो होता है। ठीक है ना, स्टूडेंट लोन जो है उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी कम होती है। गारंटर, ठीक है, गारंटर कौन है, कोई बंदा लोन ले रहा है, इधर बैंक है, इधर वो पर्सन है जो लोन ले रहा है, बीच में एक बंदा आएगा बोलेगा कि ठीक है अगर इस बंदे ने लोन का रीपेमेंट नहीं किया तो मैं कर दूंगा, काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। ठीक है, वो गारंटर होता है। इंटरेस्ट रेट, ब्याज की दर पता है आप लोगों को। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट याद रखना है, जो करंट अकाउंट है उस पर मिलता है, पूछा जा सकता है। ठीक है, करंट अकाउंट पे आपका ओडी की फैसिलिटी मिलती है। ठीक, अगर आपके पास अगर आपका जो करंट अकाउंट है उसमें मनी नहीं भी है, पैसे नहीं भी है, कैश नहीं भी है, तो भी आप ओडी की फैसिलिटी लेके उस कैश को यूज कर सकते हो। ठीक है, पेई जिसको पेमेंट करना है, पेयर जो पेमेंट कर रहा है। ठीक है, पिन, ठीक है, आप एटीएम से पैसा निकालने जाते हो तो पिन नंबर जो डालते हो ना उसको बोलते हैं पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, इजी है। ओके, रेपो रेट मैंने आपको बताया था जब बैंक रेट बताई थी, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट का मतलब हो गया कि बैंक्स ने आरबीआई के पास में अपना कुछ एक्स्ट्रा मनी है, ठीक है, वो डिपॉजिट कर रखा है, तो उसके ऊपर जो आरबीआई उनको इंटरेस्ट दे रही है उसको बोला जाता है रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, चलिए, सिंडिकेटेड लोन क्या होता है, कोई बड़ा लोन है, ठीक है, वेरी लार्ज लोन, तो क्या करता है ग्रुप ऑफ स्मॉल बैंक्स, छोटे छोटे बैंक्स मिलके अगर एक लोन को पास करते हैं तो उसको बोलते हैं सिंडिकेटेड लोन। ठीक है, टाइम डिपॉजिट, जो आपका फिक्स डिपॉजिट होता है उसको बोला जाता है टाइम डिपॉजिट। ठीक है, ओके, तो बिजनेस से रिलेटेड ये कुछ टर्मिनोलॉजीज थी जो हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं। नेक्स्ट आपकी अदर बिजनेस टर्मिनोलॉजीज। एक्विजिशन, एक बड़ी फर्म है छोटी फर्म को खा गई, खरीद लिया, एक्विजिशन। ठीक है, बैंक्रप्सी, दिवालिया होना, पता है, पढ़ा है आप लोगों ने अकाउंट्स में, दिवालिया, बैंक्रप्सी। बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ा चुकी हूँ, वापस नहीं पढ़ाऊंगी, वीडियोस देख लीजिए आप लोग। ग्लोबलाइजेशन भी पढ़ा चुकी हूँ, गुडविल भी पढ़ा चुकी हूँ, सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं हम बहुत ही डिटेल में। लिबरलाइजेशन भी पिछले चैप्टर में मैंने आपको बता दिया था, मर्जर भी हम पढ़ चुके हैं, सब चीज़ें पढ़ चुके हैं। ठीक है, मिशन क्या होता है, देखिए मिशन होता है एक टारगेट, कंपनी का जो टारगेट है उसको हम मिशन बोलते हैं। ठीक है, पेस्टल एनवायरनमेंट वाले चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ, वापस नहीं पढ़ाऊंगी। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन में आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, सब कुछ पढ़ चुके हैं हम लोग, जाके वीडियोस देखिए आप लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस है, बहुत हेल्प करेंगे आप लोगों की।
प्रोप्राइटरी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, जहां पर आपका ओनर और आपकी कंपनी जो है वो एक ही है, ठीक है। आपका ओनर आपकी कंपनी से या बिजनेस से अलग नहीं है, वो उसकी प्रोप्राइटरशिप फर्म है और इसकी जो लायबिलिटी होती है वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, ठीक है। रिस्क एंड रिटर्न, किसी बिजनेस में कितना रिस्क है, ठीक है, कितना उससे रिटर्न मिल सकता है। तो चलिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज थी जो इस चैप्टर से रिलेटेड हम लोगों ने डिस्कस करी। काफ़ी सारी टर्मिनोलॉजी ऐसी थी जो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर रखी थी, उनको मैंने वापस रिपीट नहीं किया है, ठीक है। आप लोग जाके देखिए वीडियोस, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस है, बहुत हेल्पफुल होंगे आप लोगों के लिए। और भी जो कुछ इंपॉर्टेंट था इस चैप्टर में मैंने आपको बता दिया है। अब सॉल्व करते हैं कुछ MCQs। चलिए, सबसे पहले पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, ठीक है। ब्रांड के बारे में पूछा है। देखिए, ब्रांड इक्विटी रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ द ब्रांड, हाँ मुझे तो ठीक लग रहा है ये भी। ब्रांड इक्विटी इज बेस्ड ऑन द एक्सटेंट टू विच द ब्रांड हैज हाई ब्रांड लॉयल्टी, नेम अवेयरनेस, ठीक है, परसीव्ड क्वालिटी एंड स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट एसोसिएशन, ये भी ठीक लग रहा है। ब्रांड इक्विटी इंक्लूड्स अदर इंटेंजिबल एसेट्स सच एज पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, ठीक है, चैनल रिलेशनशिप, ये भी ठीक लग रहा है। यानी कि आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। ओके, पर्सनल सेलिंग जो होती है वो किसके थ्रू डन करी जाती है? आपके घर में आता है वो कुछ सर्फ एक्सेल वगैरह ऐसे बेचने के लिए ना, कुछ डिटर्जेंट बेचने के लिए, कुछ शैम्पू बेचने के लिए बंदा आता है ना कि मैम देखिए ये शैम्पू है, इसके ये फीचर्स है, ये क्वालिटीज, आप परचेज कर लीजिए। तो पर्सनल सेलिंग में आपको कुछ लिख के थोड़ी ना दे रहा है, वो साइन लैंग्वेज से थोड़ी समझा रहा है। वो क्या कर रहा है, आपसे ओरल कम्युनिकेशन कर रहा है। तो जो पर्सनल सेलिंग होती है वो हमेशा कैसी होती है, ओरल कम्युनिकेशन के थ्रू होती है, ठीक है। बुल मार्केट अभी अभी समझाया था मैंने कि अ मार्केट इन विच स्टॉक्स आर इंक्रीजिंग कंसिस्टेंटली, ठीक है। बुल आपका याद है, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर, ठीक है, ए होगा आपका। म्यूचुअल फंड्स अभी अभी पढ़ा है हमने कि अ पूल ऑफ मनी, ठीक है, मैनेज्ड बाय एक्सपर्ट्स बाय इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स, बॉन्ड्स, अदर सिक्योरिटीज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंप्रूविंग देयर सेविंग्स, बिल्कुल सही बात है और यही आपका ऑप्शन नंबर ए ही ठीक है, पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। चलिए, the number of units of given currency that can be purchased for 1 unit of another currency is called, बताया था मैंने, क्या बोलते हैं इसको, एक्सचेंज रेट, एग्जाम्पल भी दिया था मैंने। चलिए, एक कंपनी का जो रोड मैप होता है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोलते हैं हम विजन, ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इज अ रोड मैप ऑफ कंपनीज फ्यूचर, तो वो है आपका विजन, विजन को बोलते हैं रोड मैप। When 2 or more companies come together to expand their business operations, पता है 2-3 बार ये शब्द रिपीट हो गया है आपका, मर्जर। 4 P's ऑफ मार्केटिंग बताया था मैंने, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। क्या होता है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है 4 P's ऑफ मार्केटिंग। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। ADR ये भी पढ़ चुके हैं हम पिछले चैप्टर में, याद करिए क्या था, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। सब कुछ पढ़ा हुआ है, मतलब इस चैप्टर में आके तो ऐसा लग रहा है मतलब सब कुछ पढ़ लिया है, बिल्कुल याद हो जाना चाहिए आप लोगों को, ठीक है, एग्जाम पास करना है अपन को। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडिशनल पीस, जो मैंने बताया कि सर्विसेज के केस में होती है, तो कौन कौन सी होती है आपकी, पीपल, ठीक है, फिजिकल एविडेंस और प्रोसेसेस, ठीक है, यानी कि आपका जो ये वाला ऑप्शन है ये आपका ठीक होने वाला है। चलिए, ओके, तो आज हम लोगों ने पूरा का पूरा हमारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। जिन लोगों ने वीडियोस नहीं देखे हैं, अभी भी आप लोगों के पास टाइम है, जाके वीडियोस को देखिए। वन शॉट के थ्रू आप लोगों को पूरा का पूरा सिलेबस कवर करवा दिया गया है। अभी तक भी अगर आप लोगों ने BCK और इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी है तो आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं इन वीडियोज़ के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्लासेस में हम आपकी MTPs, आपके RTPs सोल्व करने वाले हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड होने वाले हैं चैनल के ऊपर, ठीक है। तो बने रहिए चैनल के साथ में, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए थैंक यू सो मच, ठीक।